तो लास्ट क्लास में हमारी एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट हो गई थी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 4.5। तो क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस। प्रीवियस क्लास में आपने माइनर्स को निकालना सीखा था और हमने कोफैक्टर्स को फाइंड करना सीखा था। अब 4.5 में आपको सीखना है एडजॉइंट। एडजॉइंट जो है आपका वो कोफैक्टर से ही रिलेटेड होता है। कैसे रिलेटेड होता है मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। जैसे 2/2 का ये क्वेश्चन है आपका और आपको इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन मैट्रिसेस है लेट इट बी इक्वल टू ए। मैंने इस मैट्रिसेस को ए के इक्वल ले लिया, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, कोफैक्टर फाइंड करना है। अब 2/2 में तो सिंपल होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो तो A11 क्या हो गया 4, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो तो A12 हो गया आपका 3 एंड देन A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो तो ये हो गया आपका 2, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ दो तो A22 हो गया 1। फिर मैंने आपको क्या कहा था, जो ऑड पोजीशन वाले होते हैं लाइक 1 + 2 क्या होगा ऑड 3 आएगा और 2 + 1 भी 3। जो ऑड पोजीशन वाले होते हैं उनका साइन चेंज होता है, राइट। तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस। दैट इज वाई A12 जो है आपका वो -3 आया है और जो A21 है -2 आया है। यहाँ तक क्लियर है आपको, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस कैसे लिखा जाता है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस को लिखने के दो मेथड है। एक, आप इसको इसी तरह से लिखो A11 A12 A21 A22, ठीक है। और फिर आप उसका ट्रांसपोज कर दो। तो ट्रांसपोज में क्या होगा, जो रो है आपका वो कॉलम हो जाएगा और जो रो है आपका वो कॉलम हो जाएगा। तो ये आपका एडजॉइंट है। दूसरा मेथड क्या है कि आप डायरेक्टली लिखो। डायरेक्टली का मतलब ये जो आपकी फर्स्ट रो है आप इसको फर्स्ट कॉलम में लिखो और ये जो सेकंड आपका, ये जो आपका सेकंड रो है आपका इसको आप सेकंड कॉलम में लिखो। ये हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस। समझ में आ गया 2/2 में कैसे करना है। यहाँ तक कोई डाउट क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। Now the next question is क्वेश्चन नंबर 2। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये आपका इंपॉर्टेंट है कि जो 3/3 की आपकी जो 3/3 ऑर्डर की मैट्रिसेस है उसका एडजॉइंट कैसे लिखा जाता है। तो अगेन जो मैंने आपको अभी बात बताया कि किसी भी मैट्रिसेस का जो एडजॉइंट है उसको लिखने के लिए, किसी भी मैट्रिसेस का जो एडजॉइंट है उसको लिखने के लिए सबसे पहले आपको उसके सभी पोजीशन एलिमेंट से कोफैक्टर निकालने होते हैं, राइट। तो कोफैक्टर आपने प्रीवियस क्लास में सीखा ही था। तो यहाँ पे 9 एलिमेंट्स हैं तो 9 कोफैक्टर A11 A12 A13 देन A21 A22 A23 A31 A32 A33। एडजॉइंट लिखने के लिए पहले आप कोफैक्टर्स फाइंड करोगे। कैसे करोगे देखो, A11 क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो तो 3 1 3 -0 क्या आएगा 3। देन A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो 2 1 2 विद माइनस साइन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 5 10, 2 + 10 होगा 12। ये ऑड पोजीशन है ना। 1 2 क्या होता है भाई, ये आपको पता है ना, ये आपका डायमंड एलिमेंट है तो इसका जो भी वैल्यू आएगी उसका साइन चेंज हो जाएगा तो -12। समझ में आ गया यहाँ तक, क्लियर है, ठीक है। देन A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 0 0 विद माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस, 2 3 6 तो 0 + 6 6, A13 भी आ गया। देन A21, अब तो ये जो A21 आपका डायमंड एलिमेंट होता है तो जो भी इसकी वैल्यू आएगी इसका साइन चेंज होगा। A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, -1 × 1 -1 -0 तो ये आएगा -1। अब बिकॉज इट इज अ डायमंड एलिमेंट तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। जहाँ डाउट होगा वहां पूछ लेना। देन A22 तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 × 1 1 विद माइनस साइन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 2 4 तो A22 कितना आ गया आपका 5। देन A23, अब A23 ये वाला एलिमेंट ये पोजीशन है और ये आपको पता डायमंड एलिमेंट होता है। तो ये रो और कॉलम अगर मैं छोड़ता हूँ तो 1 0 का क्या होगा 0
विद माइनस साइन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 इंटू -1 -2। अब क्योंकि ये डायमंड एलिमेंट है तो -2 क्या हो जाएगा +2। A31 दिस रो और कॉलम को हाइड करो, -1 इंटू 5 -5 विद माइनस साइन, 3 2 जा 6, तो ये हो गया -11। देन ये डायमंड एलिमेंट होता है, पर आपको तो ये देखो रो और कॉलम को मैंने हाइड किया, 1 इंटू 5 5 और 2 2 जा 4, 5 -4 1। अब बिकॉज इट इज अ डायमंड एलिमेंट तो साइन चेंज होगा, तो 1 क्या हो जाएगा -1। देन A33 तो रो और कॉलम अगर मैं हाइड करता हूँ तो 1 3 जा 3 विद माइनस साइन, -2 इंटू -1 +2, तो 3 + 2 कितना हो गया 5। को फैक्टर सारे आ गए, ठीक है। अब मैंने क्या बताया आपको, को फैक्टर लिखने का सबसे बेस्ट वे क्या होता है कि जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम में लिखो, दैट इज 3 -12 6। मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 -12 6। जो सेकंड रो है ये सेकंड कॉलम हो जाएगा 1 5 2। जो थर्ड रो है ये थर्ड कॉलम हो जाएगा -11 -1 और 5। यू कैन सी दैट जो आपके एडजॉइंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी 3 1 -11 -12 5 -1 6 2 5। तो इस तरह से एडजॉइंट लिखा जाता है। बताओ समझ में आया कैसे करते हैं, किस तरह से एडजॉइंट लिखा जाता है। सबसे पहले कोफैक्टर निकालना है, फिर जो फर्स्ट रो होगी वो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, कोफैक्टर की जो सेकंड रो होगी उसको सेकंड कॉलम में लिखो, कोफैक्टर की जो थर्ड रो होगी उसको थर्ड कॉलम में लिखो। इन दिस वे आप एडजॉइंट और मैट्रिसेस फाइंड करते हो। समझ में आ गया, पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया 4.5 का। क्लियर है तो थम्स अप करो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट भी है। क्या है रिजल्ट की, अगर आप किसी मैट्रिसेस को उसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करते हो या किसी मैट्रिसेस के एडजॉइंट को उस मैट्रिसेस के साथ मल्टीप्लाई करते हो या किसी मैट्रिसेस के डेटर्मिनेंट को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिसेस के साथ मल्टीप्लाई करते हो सेम ऑर्डर, वो सारी वैल्यू इक्वल होती है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रिजल्ट क्या है आपका, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है क्या है आपका, किसी मैट्रिसेस को अगर आप उसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करते हो या किसी मैट्रिसेस के एडजॉइंट को किसी मैट्रिसेस के साथ मल्टीप्लाई करते हो या उसी मैट्रिसेस के डेटर्मिनेंट को अगर उसी ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिसेस के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो सभी की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी। समझ में आया क्या कह रहा हूँ, ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखा देता हूँ। देखो से एक मैट्रिसेस है आपकी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A3। एडजॉइंट में हम क्या लिखते हैं, इन सभी पोर्शन के कोफैक्टर्स, राइट। कोफैक्टर्स को मैंने कहा था कैपिटल ए से भी सिंबलाइज करते हैं कैपिटल सी से। तो मान लो इस मैट्रिसेस का जो एडजॉइंट है वो क्या है C11। मैंने क्या कहा था, जो फर्स्ट रो होती है फर्स्ट कॉलम, जब एडजॉइंट में लिखोगे आप, जब इसको एडजॉइंट में लिखोगे आप तो इसका ट्रांसपोज होगा, क्या होगा C11 C12 C13 C21 C22 और C23 और C31 C32 C33। इज इट क्लियर, क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें, ठीक है। आई थिंक आइडियली मैं आपको क्वेश्चन से समझाता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको, मैं क्वेश्चन से समझाता हूँ इस चीज़ को, तो इस चीज़ को एड्रेस करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। देखो जैसा आपका थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में आपके ये आपकी गिवन मैट्रिसेस है, इस मैट्रिक्स से ये आपकी मैट्रिसेस ए है। इस मैट्रिसेस को यूज करके आपको ये वेरीफाई करना है कि अगर मैं इस मैट्रिसेस को इसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ या इसके एडजॉइंट को इसके मैट्रिसेस के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ या इसके डेटर्मिनेंट को इसी सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो रिजल्ट आएगा सभी केसेस में वो सेम आएगा। ओके तो देखो देखो ये आपकी मैट्रिसेस है, दिस इज योर मैट्रिसेस है। मैट्रिसेस क्या है आपकी, मैं यहाँ लिख भी लेता हूँ 2 3 -4 -6। बाकी जब मैं स्लाइड को ऊपर नीचे करूँ हमारे सामने इसकी वैल्यू है, ठीक है।
कोफैक्टर बहुत सिंपल है, फर्स्ट A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या होगा -6, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -4, बट क्योंकि ऑड पोजीशन है तो -4 का +4, देन A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो गया आपका 3, बट ऑड पोजीशन है तो 3 का क्या हो जाएगा -3, देन A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये हो गया आपका 2। ओके, कोफैक्टर से आपके पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट। क्या बताया था, जो फर्स्ट रो है आपकी वो कोफैक्टर में, सॉरी एडजॉइंट में, वो जो है आपका जो कोफैक्टर की फर्स्ट रो होती है, जब हम एडजॉइंट लिखते हैं वो फर्स्ट कॉलम बन जाता है, राइट। तो -6 4 हो जाएगा फर्स्ट कॉलम, और -3 2 जो है कोफैक्टर का वो सेकंड कॉलम हो जाएगा। ये आपके पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब आपको जो प्रूव करना है 1 बाय 1, सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए, ये आपकी ए की वैल्यू है 2 3 -4 -6, तो ये हो गया आपका ए, ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि जो लेफ्ट वाली मैट्रिसेस है उसको रो में कन्वर्ट कर दो, और जो राइट वाली मैट्रिसेस है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू -6 -12, और 3 इंटू -6 +12, then 2 into -3 -6, 3 into 2 +6, then second row first column -4 into -6 24, -6 into 4 -24, then second row second column -4 -3 12, -6 to -12, तो ये आपके पास आ गया। तो a इंटू एडजॉइंट ए का जो आपकी वैल्यू आ रही है वो क्या आ गई आपके पास, या आपकी किसके इक्वल आ गई, 0 0 0, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, यानी कि अपोजिट ऑर्डर में अब आपको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए है, -6 -3 4 2, राइट, और ये आपका ए था 2 3 -4 -6, तो ये अगर 0 आ रहा है तो ये भी 0 आना चाहिए। चलो अब चेक करते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -6 इंटू 2 -12, -3 -4 +12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -6 इंटू 3 -18, -3 -6 +18, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 इंटू 2 8 प्लस माइनस -8, सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 इंटू 3 12, 2 इंटू -6 -12। अगर आप इसको सॉल्व करो तो ये भी क्या आएगा 0, ये भी क्या आएगा 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो ये भी उसके इक्वल आ रहा है। तो यहाँ तक दो चीजें, फर्स्ट टू रिजल्ट तो आपने प्रूव कर दिए। आपने प्रूव कर दिया कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए दोनों इक्वल है। अब बात करते हैं डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिसेस। ए की आपकी वैल्यू जो है वो क्या है, 2 3 -4 -6। तो जब आप डेटर्मिनेंट की वैल्यू निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 2 इंटू -6 क्या हो जाएगा -12, एंड देन विद माइनस साइन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 इंटू 3 दैट इज 12। तो डेटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया 0। तो क्या मुझे अब इसको आई के साथ मल्टीप्लाई करके दिखाने की जरूरत है, आपको पता है 0 को आप किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे 0 ही रिटर्न करेगा। इज इट क्लियर। तो क्या प्रूफ हो गया कि किसी भी मैट्रिसेस को अगर उसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, या किसी भी मैट्रिसेस के एडजॉइंट को अगर किसी मैट्रिसेस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, या किसी भी मैट्रिसेस के डेटर्मिनेंट को उसी सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये सारी वैल्यू आपस में इक्वल होती है। 12th क्लास में तो खैर इतना यूज नहीं होगा, रिजल्ट होगा, बट जब आप सीनियर क्लासेस में जाओगे, हायर क्लासेस में जाओगे, वहां इसका काफी यूज होता है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इज इट क्लियर। ठीक है, अब ये सेम चीज आपको 3 by 3 में करनी है। पहले आप लोग ट्राई करो, इसका एडजॉइंट निकालो, ये वाला पार्ट, फिर ये और ये,
फिर देखो क्या ये इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा है। ओके, तो आप लोगों का आंसर मैच कर गया है, फिर मैं एक बार दिखा देता हूँ, अब चेक कर लो। जो आपके को एडजॉइंट ऑफ ए आएगा आपका, एडजॉइंट ऑफ ए आएगा, फर्स्ट रो आएगी एडजॉइंट ऑफ ए की 032, सेकंड रो आएगी -1118, और थर्ड रो आएगी 0-13। ये ठीक है आप लोगों का? ओके, उसके बाद जब आप a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करोगे तो आपका आंसर आएगा 1100, 011 0 और 0011। ठीक है, और अगर आप देखो यहाँ से, मैंने आपको पहले प्रीवियस क्लास में बताया था कि मैट्रिसेस के केस में हम एक साथ एक कॉमन एलिमेंट को कॉमन ले सकते हैं। अब ये जो 11 है, इसको आप पूरी मैट्रिसेस से कॉमन ले सकते हो, ये सभी रो से। तो 11 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 010 001। तो आपकी जो फर्स्ट वैल्यू है लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट के इक्वल आ गई, दो चीजें तो आपकी प्रूफ हो गई। और दो चीजें प्रूफ होने का मतलब ये है आपका कि ये जो 11 है आपका, वो डेटर्मिनेंट ऑफ ए है। 11 जो है आपका वो डेटर्मिनेंट ऑफ क्या है, ए है आपका। ठीक है, अब जो मिडल वैल्यू है दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, वो आपने फाइंड की, और ये भी आपकी 1100 011 के इक्वल आएगा। तो ये भी 11 आई के इक्वल आएगा, दैट इज डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, हैंस वेरीफाइड। तो क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? लास्ट में फिर आपको इस तरह से लिखना है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ऑल आर इक्वल। ओके, नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट। अब देखो यहाँ से एक रिजल्ट आपका बनता है, एक देखो हमने अभी तक क्या प्रूव किया कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए तो किसके इक्वल होता है, डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अच्छा, क्या इस रिजल्ट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई? भाई तीनों आपस में इक्वल है, मैं आउट ऑफ दीज थ्री वैल्यू मैं कोई भी दो वैल्यूज को इक्वेट कर सकता हूँ, लाइक फर्स्ट वन विथ थर्ड वन, एंड एट द सेम टाइम मैं सेकंड वैल्यू को भी थर्ड वन के साथ इक्वेट कर सकता हूँ, राइट? तो क्या हो गया, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू डेटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई, एंड एट द सेम टाइम adjoint of a into a is equal to determinant of a into y. Okay, now it can be written as that I is equal to a into adjoint of a upon determinant of a। यानी कि अगर a और adjoint of a के प्रोडक्ट को अगर हम उसके डेटर्मिनेंट से डिवाइड कर दे तो ये किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए के जो प्रोडक्ट को अगर उस मैट्रिक्स के डेटर्मिनेंट से आप डिवाइड करोगे तो ये भी किसके इक्वल आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। नाउ ए, अब देखो ध्यान से देखने की कोशिश करो, कैन आई राइट इट एज, ये जो आपकी वैल्यूज है कैन आई राइट इट एज ए इंटू 1 अपॉन डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। भाई मैंने यही चीज को ऐसे लिख सकता हूँ ना, ये हो गया आपका ए, और जो अपॉन में था इसको मैंने लिखा 1 अपॉन डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यस और नो, मैं लिख सकता हूँ ना? और इधर भी देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन डेटर्मिनेंट ऑफ ए, ये तो मैंने इसको लिखा, इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए ये वाली वैल्यू, और इंटू में ए, ये भी आई के इक्वल है। यहाँ तक कोई डाउट? अब एक बात बताओ, आप ये हम ये कह रहे हैं कि ये जो वैल्यू है वो आई के इक्वल है। कोई वैल्यू आई के इक्वल कब होगी, जब मैं ए को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो आई आएगा। आई का मतलब 1 होता है ना, और ए इनवर्स का मतलब 1/a। जब मैं a इंटू 1/a करूंगा तभी तो 1 मिलेगा। इज इट क्लियर? अगर आप किसी भी मैट्रिसेस को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपको आइडेंटिटी मैट्रिसेस देता है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो। तो देखो ये हो गया ए, तो कैन आई से दैट ये जो वैल्यू है आपकी ये ए इनवर्स के इक्वल है, इसका मतलब बिकॉज अगर आप ये कह रहे हो कि ए इंटू दिस वैल्यू आपको इनवर्स मैट्रिक्स रिटर्न कर रही है, इनवर्स का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स रिटर्न कर रहा है, वो कब पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल है,
जब आप किसी मैट्रिसेस को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो तभी वो आपको आइडेंटिटी का मतलब होता है वन। ए इनवर्स नॉर्मल देखो ना, आप ए को अगर मैंने कहा था आइडेंटिटी मैट्रिसेस वन के इक्वल होती है राइट, नंबर्स की फॉर्म पे। अगर मैं ए को ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, ए इनवर्स का मतलब वन बाय ए हो गया, तभी तो वन आएगा। और वन का मतलब यहाँ पर क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिसेस। इसका मतलब ये जो वैल्यू है आपकी, ये क्या है, ये आपका ए इनवर्स है ना। सिमिलर वे ये ए है, तो ये वैल्यू आपकी ए इनवर्स है। तो यहाँ से आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि ए इनवर्स जो होता है, अगर मुझे किसी भी मैट्रिसेस का ए इनवर्स निकालना हो, एक मेथड तो आपका मैट्रिसेस वाले चैप्टर में था इनवर्स वाला, कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा मेथड जो है आप डिटरमिनेंट में आके सीखते हो कि किसी भी मैट्रिसेस का इनवर्स और आप कैसे निकाल सकते हो। वो कैसे निकालोगे, अगर आप वन बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कर दोगे तो आप उस मैट्रिसेस का इनवर्स फाइंड कर सकते हो। प्रैक्टिकली ये मेथड आपका लॉट इजियर होता है कंपेयर टू द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, जो चैप्टर 3 में आपका एक्सरसाइज 3.4 का कंसेप्ट है। ये एडजॉइंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करना इजियर है, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि किसी भी मैट्रिक्स का जो डेटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल होता है, वन बाय डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये क्लियर हुआ है, दोबारा बताओ। क्लियर है आपको, ठीक है, ओके। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर आपका डेटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो हो जाए, तो आपको पता ना मैथमेटिकली अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए तो वो नॉट डिफाइन हो जाता है। और अगर ये नॉट डिफाइन हो गया तो ये वैल्यू ही नॉट डिफाइन होगी। इट मीन्स अगर डेटरमिनेंट ऑफ ए जीरो आ जाएगा तो इनवर्स आपका फाइंड करना पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर किसी भी मैट्रिसेस का डेटरमिनेंट ए जीरो के इक्वल होता है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। और ऐसी मैट्रिसेस को हम सिमिलर मैट्रिक्स कहते हैं। वन मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी मैट्रिसेस सिमिलर मैट्रिक्स होती है। ऐसी मैट्रिसेस जिसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, या ऐसी मैट्रिसेस जिसका डेटरमिनेंट जीरो के इक्वल होता है। तो ऐसी मैट्रिसेस को हम क्या कहते हैं, सिमिलर मैट्रिक्स। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ऐसी कौन सी मैट्रिक्स होती है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आप कहोगे सिमिलर मैट्रिक्स। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। क्लियर है सारी चीजें, ठीक है, चलो। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस। अब इनवर्स कैसे निकाला जाता है, स्टेप वन क्या होगा, जिस भी मैट्रिसेस का आपको इनवर्स निकालना है, से इट इज इक्वल टू ए, तो सबसे पहले आप उसका डेटर्मिनेंट निकालो। और अगर वो डेटर्मिनेंट आपका जीरो के इक्वल आता है तो आप क्या कहोगे कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब मजे वाली बात यह है कि आपके एग्जाम में 3x3 ऑर्डर का ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आता है। तो प्रैक्टिकली आप सोच के देखो, ये वाला क्वेश्चन तो सीबीएसई कभी नहीं देगी आपको कि जिसका डेटरमिनेंट जीरो आ जाए। तो आपके एनसीईआरटी में या आपको बोर्ड में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा जिसमें आपको इनवर्स फाइंड करना हो और आप डेटरमिनेंट निकालोगे और जीरो आ जाएगा और आपको क्या, हाँ मजे आ गए, फ्री के नंबर मिल गए। आपको सिर्फ एक लाइन लिख के आनी है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसके तो सपने ही मत लेना, क्योंकि झूठे सपने मैं भी दिखाने में बिलीव नहीं करता। तो आप आंख बंद करके सभी का डायरेक्टली आप सीधा सीधा आगे क्वेश्चन में बढ़ सकते हो। और आपको पता है कि 6 नंबर का क्वेश्चन है तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। फिर भी तसल्ली के लिए करने का तरीका क्या होता है, तो सबसे पहले जो गिवन मैट्रिक्स है उसको आप एक एक पर रखोगे, पर प्रेजेंटेशन आपको कैसे दिखानी है, प्रेजेंटेशन आपको प्रॉपर दिखानी है। आप उसका डेटरमिनेंट ए निकालोगे। देखो हो सकता है 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाए, एक प्रैक्टिकली अच्छा तो सोचना चाहिए, कोई पता नहीं होता, विजुअलाइजेशन अच्छी अच्छी करो और वो जीरो के इक्वल आ जाए। एक नंबर फ्री के तो दे दिया, आपको डेटरमिनेंट फाइंड करने में कितना टाइम लगा। आप इसका डेटरमिनेंट फाइंड करो, 2 × 3 6 विद माइनस साइन, -4 × -2 +8, ये 14 आ रहा है ना। अगर डेटरमिनेंट जीरो के इक्वल नहीं आ रहा है तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। तो फिर ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है उनके आपके इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। इतना क्लियर है सब कुछ, ठीक है। अच्छा, अब मुझे इसका इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स का मैंने आपको क्या मेथड बताया, 1/डेटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, राइट। अब ए आपको गिवन है,
डेटरमिनेंट भी आपने फाइंड कर लिया। अब मुझे निकालना है एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए मुझे क्या निकालना होगा, इसका कोफैक्टर। इसके लिए मुझे क्या निकालना होगा, इसका कोफैक्टर। तो कोफैक्टर सिंपल है, देखो A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, ये हो गया 3। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, ये हो गया 4। अब क्योंकि ये ऑड एलिमेंट है तो 4 की जगह -4 हो जाएगा। देन A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, -2 आएगा बट ऑड एलिमेंट है तो +2 हो जाएगा। देन A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ दो तो ये 2। वो फैक्टर क्लियर हो गए। एडजॉइन लिखने का मैंने आपको मेथड क्या बताया था कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 - 4, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 2। अच्छा एक चीज और बताता हूँ, 2/2 का जो एडजॉइंट है लिखना वो वैसे आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, और मैं आपको यही कहूँगा कि मत लिख के आना, क्योंकि आपके जो एग्जाम है, जो आपका टीचर होते हैं वो प्रॉपर प्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं। और अगर मान लो बहुत जल्दी है, आपका क्वेश्चन छूट रहा है, प्री बोर्ड एग्जाम है, आपको एग्जाम दे रहे हो, तो स्कूल लेवल पे आप इसको ट्राई कर सकते हो। 2/2 में देखो क्या होता है, ये जो आपका 2 3 होता है, ये जो आपका 2 3 होता है, ये आपका इंटरचेंज हो जाता है। ये हो जाता है 3, ये हो जाता है 2। जो आपका लेफ्ट वाला, जो आपका प्राइमरी डायगोनल है, वो आपका इंटरचेंज हो जाता है। और जो आपका ये सेकेंडरी डायगोनल होता है, इसके ये एलिमेंट इंटरचेंज नहीं होते हैं, इनके साइन चेंज हो जाते हैं। लाइक अगर -2 है तो ये 2 हो जाएगा, और 4 है तो -4 हो जाएगा। समझ में आया? 2/2 का एडजॉइंट कैसे लिखा जाता है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जो आपका प्राइमरी डायगोनल है, ये तो इंटरचेंज हो जाता है। लाइक ये 2 3 है तो ये हो जाएगा 3 2। और जो आपका सेकेंडरी डायगोनल है, जो आपका सेकेंडरी डायगोनल है, इसके एलिमेंट एज इट इज ही रहेंगे, बट साइन अपोजिट हो जाएंगे। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव। तो आप देखो जो आपकी वैल्यू आई है, जो आपने आंसर निकाला वो यही आया आपका। समझ में आया 2/2 कैसे लिखा जाता है? देखो क्या है आपका आंसर एडजॉइंट ऑफ ए में, ये आपका ए था, ये मैंने करके दिखा दिया। आपका आंसर क्या है? 3 2 3 2 -4 2। समझ में आया? 2/2 आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया कि मैंने आपको ट्रिक बता दी। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1/डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यही हमने सीखा अभी। तो डेटर्मिनेंट ऑफ ए अभी आपने फाइंड किया था, 14 आया था, और एडजॉइंट ऑफ ए आपका है 3 2 -4 2। अब अगर आप 14 को इस मैट्रिक्स के अंदर लेके जाओगे, तो आपने स्केलर मल्टीप्लीकेशन सीखी थी कि एक एलिमेंट सभी से डिवाइड होगा। तो ये हो गया 3/14, ये हो गया 2/14, और 2/14 को मैं कैसे लिखूंगा? 1/7। ये हो गया -4/14, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, -2/7। और ये भी हो गया 2/14, दैट इज 1/7। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया 2/2 में ए इनवर्स कैसे फाइंड किया जाता है? सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप डेटर्मिनेंट फाइंड करो, और वो 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। दूसरा स्टेप, आप उसका एडजॉइंट फाइंड करो, और फिर आप इस फॉर्मूले के साथ उसको फाइंड करो। ओके अब ये 2/2 वाला आपको ट्राई करो, एक इसका इनवर्स फाइंड करो। फॉर्मूला क्या होता है? 1/डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। पहला स्टेप डेटर्मिनेंट फाइंड करके दो।